कहानी विश्वभा में आप सभी का स्वागत है। मैं मालती जोशी जी की कहानी प्यार के दो पल बहुत हैं का भाग 2 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अभी तक का सारांश। आशु अपने 5 साल के बच्चे के बर्थडे की शॉपिंग कर रही थी तो बाजार में उसके कॉलेज का दोस्त रवि मिला, जो अभी कलेक्टर बन चुका है। उसने आशु का हालचाल पूछा और इसने भी हाँ ना में जवाब दिया। लेकिन आशु रवि से मिलकर उन पुरानी कॉलेज की यादों में गुम हो गई थी। जब बबलू ने मेरे गले में बाहें डालकर पूछा, मम्मा पापा कब आएंगे, तब मैं चौंक कर उठ बैठी। पापा तो सुबह आएंगे बेटे, प्रॉमिस। नींद से बोझिल पलकों को झपकाते हुए उसने कहा, प्रॉमिस। मैंने कहा, अब आगे। मैंने बड़े विश्वास के साथ पापा की ओर से प्रॉमिस कर दिया था, क्योंकि जानती थी कि वे अपने बेटे के जन्मदिन पर जरूर आएंगे, भले ही उन्हें बॉस से लड़ जाना पड़े। घर परिवार को समर्पित औरतें तो बहुत मिल जाती हैं, पर पुरुष बिरले से नजर आते हैं। खासकर उनका बच्चे के प्रति ममत्व तो अगाध है। उनकी तुलना में मैं 19 ही बैठती हूँ। उनका अपना परिवार बहुत जल्दी बिखर गया था, इसीलिए ये इतने भावुक हैं। 10 वर्ष की उम्र में माँ को और 14 वर्ष की आयु में पिता को खोकर उन्हें बहन की शरण में जाना पड़ा। बहन तो अपनी थी, स्नेहमयी थी, पर उस परिवार में वे कभी सहज न हो सके। उनके जीजा जी ने उन्हें कभी यह भूलने नहीं दिया कि वे दूसरों की रोटियों पर पल रहे हैं। जीजा जी हमेशा अपने स्वर्गीय सास ससुर को कोसते ही रहते कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो सौंप गए, पर खर्च के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। इन्होंने किसी तरह ग्रेजुएशन तक सब्र किया, फिर तो पहली नौकरी हाथ लगी, पकड़ ली और घर छोड़ दिया। पर जहाँ भी रहे आधा वेतन बहन को बराबर भेजते रहे। 10 साल बाद जीजा जी ना रहे, तब बहन ने ही इसरार किया कि अब यह दान खाता बंद करो। मेरे बेटे कमाऊ हो गए हैं, अब तुम अपनी ज़िंदगी संवारो। बहन ने ही आगे बढ़कर शादी के लिए पहल की। उन दिनों मेरी शादी की चर्चा भी फिर से प्रासंगिक हो चली थी। माँ बीमार चल रही थी, मरने से पहले मेरे हाथ पीली कर देना चाहती थी। घर परिवार का, बेटे बहू का सुख भोगना चाहती थी। मुझे भी लगा कि माँ के बाद तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेले पड़ जाऊँगी, सो मैंने हामी भर दी। भाभी बुनबुनाई भी कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, तब नखरी करती रही। भाग्य में बाबू ही लिखा था तो क्या करे कोई। मुझे लेकिन कोई मलाल नहीं था। अफसर हो या बाबू, मेरी मांग में सिंदूर देने वाला कोई मिल गया था, यही बहुत था। उस सिंदूर की छाया में अब निरापद मैं अपना अकेलापन काट सकूंगी। सालों से कस्बे के उस स्कूल में पढ़ा रही थी, बुढ़ा रही थी। 32 साल की उम्र में सपने तो सब हवा हो गए थे। शादी बस एक समझौता था परिस्थितियों से। मैंने इस शादी से कोई उम्मीद नहीं बांधी थी, पर मेरे नए नवेले पति ने मुझे एक बार फिर सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। शादी के बाद वे मुझे मसूरी घुमाने ले गए। उन्होंने मुझे उपहारों से लाद दिया, महंगे होटल्स में खाना खिलाया, टैक्सी में दर्शनीय स्थलों की सैर कराई। वे 8 दिन मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। मैं खूब एंजॉय कर रही थी, पर मन में एक बात बार बार उठ रही थी, इतनी साधारण सी नौकरी वाला यह शख्स इतना साह खर्च कैसे है? जरूर कोई ऊपरी आमदनी का जरिया होगा। पर वह समय इतनी ऊंच नीच सोचने का नहीं था, हर क्षण को भरपूर जी लेने का था। पर हर सपना कभी न कभी टूटता ही है। हमारी छुट्टियां भी समाप्त होने को थी। नौकरी पर लौटने से पहले पति का घर देखने की इच्छा हुई, क्योंकि शादी तो ननंद जिज्जी के घर से ही हुई थी। असली ससुराल तो वहीं था जहां पतिदेव का निवास था। छुट्टी के आखिरी 2-3 दिन हमने वहीं बिताए। उस रात मैंने खाना बनाया तो वे अपलक मुझे ताकते रहे। खाना खाते समय इतनी तारीफ की कि मैं संकोच में गड़ ही गई। कहा भी कि आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है, मैं तो सालों से खाना बना रही हूँ।
हर हिंदुस्तानी लड़की कम से कम दाल चावल सब्जी रोटी तो बना ही लेती है। फिर भी वे उसी तरह अभिभूत बनी रहे। सुबह जब बिस्तर में चाय दी तो हर्ष और विस्मय से उनकी आंखें छलक रही थीं। मुझे लगा कि अब चाय की तारीफ में भी कसीदे पढ़े जाएंगे। पर जब बड़ी देर तक कोई बात नहीं हुई तो मैंने चौंक कर देखा। वे चाय का कप हाथ में थामे हुए मुझे एकटक देख रहे थे। मैं कमरा साफ कर रही थी। झाड़ू रोककर मैंने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूँ कि जो हाथ बैडमिंटन की रैकेट थामने के लिए बनी थी आज झाड़ू लगा रहे हैं। बैडमिंटन? मेरे मुंह से अनायास ही एक वो उसास निकल गई। पता नहीं कितनी पुरानी बात हो गई है, अब तो याद भी नहीं आता कि कभी खेलती थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुमने ही गलती की जो खेलना छोड़ दिया। चाहती तो किसी बैंक वगैरह में आसानी से जॉब पा जाती। वे लोग तो स्पोर्ट्समैन को हाथों हाथ लेते हैं। कुलदीप भी तो लग गया था, शायद कैनरा बैंक में। अब तो बड़ा अफसर बन गया होगा। आप कुलदीप को जानते हैं? हाँ, मैं तो सबको जानता हूँ। कुलदीप, अभिजीत, रविशंकर, असलम, कविता, सुलेखा। पता है वह सुलेखा एक बार इटारसी में मिली थी। बाप रे, क्या मोटी हो गई है। आप इन सबको कैसे जानते हैं? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चाय का कप टिपाई पर रखकर वे उठे। एक बड़ी सी ट्रंक में से उन्होंने एक फ़ोटो निकाला और मेरे सामने कर दिया। फ़ोटो बहुत पुराना था पर मैं पहचान गई। वह हमारा बीए का ग्रुप फ़ोटो था। सामने की पंक्ति में हम 8 लड़कियां थीं। रजनी, सुलेखा, शाहीना, मैं, करुणा, गीता, पूनम और कॉलेज की ब्यूटी क्वीन सुगंधा। आपके पास ये फ़ोटो? मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने अपनी उंगली एक बिंदु पर रख दी। तीसरी या चौथी पंक्ति में वह थे। चेहरा तब इतना भरा हुआ नहीं था पर मैं पहचान गई। आप हमारी क्लास में थे? मेरे आश्चर्य का अंत न था। हाँ, लेकिन सिर्फ जनरल इंग्लिश की क्लास में ही हम लोग साथ बैठते थे। से सब्जेक्ट तो अलग थे ना। पर मुझे याद नहीं आ रहा। कैसे याद आएगा? पूरे 85 लोगों की क्लास थी और सारे वक्त शोर ही तो होता रहता था। कैसे कैसे तो लोग पढ़ाने आ जाते थे। सक्सेना सर, अवस्थी सर, बस रोल कॉल होने तक लोग क्लास में बैठते थे। बाद में तो कोई उनकी सुनता ही नहीं था। और वो पाठक सर की तो तुम लोग क्या गद बनाते थे। आपको यह भी याद है? हाँ, बैंक बैचेस। और क्या करते हैं? केवल मजे ही तो लेते हैं। मुझे तो जनरल हिंदी के पीरियड्स, वह खच भरी क्लास, वह शोर, वह फिक्रे, सब कुछ याद आ रहा था। स्मृति के उपवन में अचानक असंख्य चेहरे खिल उठे थे पर उसमें यह चेहरा कहीं नहीं था। मुझे अब याद क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने तड़प कर कहा। लेट इट गो यार। याद करने लायक कुछ होता तभी न याद आता। न पढ़ने में, न खेलने में, न गाने बजाने में, न शोर शराबे में। कहीं भी तो मेरा वजूद नहीं था। तुम कैसे याद कर सकती हो? बस डिग्री भर का वास्ता था। सुबह 2 ट्यूशन करके कॉलेज पहुंचता था, शाम को लौटते हुए 2 ट्यूशन करता था। इससे ज़्यादा कुछ करने का ना तो हौसला था न सुविधा थी। आप मुझे जानते थे? कौन नहीं जानता था। तुम तो यू वीयर प्राउड ऑफ आवर कॉलेज। तुम, रवि, कुलदीप, सुगंधा, तुम सब तो कॉलेज को नाज था। तुम तो बल्कि ऑलराउंडर थी। कभी कभी तो रश्क भी होता था। ईश्वर एक ही व्यक्ति को इतना सब कुछ कैसे दे देता है। हम लोगों ने कभी बात नहीं की। एक आध बार की थी, शायद इलेक्शन के वक्त या फिर डिबेट के बाद। तुम्हें कांग्रेचुलेट किया था, ठीक से याद नहीं। पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? कैसे आएगा? तुम्हारे आसपास तो उन दिनों इतनी भीड़ हुआ करती थी। मैंने कितनी मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी मैं ही जानता हूँ। मैं तो सन्न रह गई। यह शख्स तो सब जानता है, सबको पहचानता है। क्या इसे रवि के बारे में मालूम है? क्या यह कुलदीप की भावनाओं को जानता था? क्या अभिजीत ने कभी इसके सामने भी बकवास की होगी? मैं परेशान उठी।
वह अतीत जो मेरे लिए व्यतीत हो गया था नए सिरे से उठ खड़ा तो न होगा। हम लोग एमए में साथ होते तो शायद मुझे याद रहता, मैं आपको पहचान लेती। वहाँ कम लोग होते हैं ना। अरे एमए कहाँ से करता, बीए करने के तो लाले पड़े हुए थे। बोर्ड की परीक्षा में साइंस ग्रुप में 75% मार्क्स से, पर टेक्निकल लाइन नहीं ले सका। बीए कर सका यही बहुत था। एमए तो मेरे लिए सपना था। उस समय बस एक ही धुन थी, पैसे कमाकर जी का कर्ज चुकाना। इसीलिए जो भी नौकरी मिली पकड़ ली। शादी करने का तो कभी सोचा ही नहीं था, शायद अब भी ना करता। पर क्या, उस दिन जीजी ने तुम्हारी फ़ोटो दिखाई तो मैं हैरान रह गया। तुम्हारा रिश्ता कभी मेरे लिए आएगा इसकी तो आशा ही नहीं की थी। उस समय तुम तो मेरे लिए आकाश कुसुम थी। पता नहीं किस पुण्य प्रताप से वह मेरी झोली में आ गया। बस भी कीजिए, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। सच कह रहा हूँ अश्विनी, तुम मुझ जैसे मामूली आदमी के लिए नहीं बनी थी। तुम्हारे पिता जीवित होते तो जरूर तुम्हारे अनुरूप वर खोजते। मैं जानता हूँ पिता का न होना क्या होता है, इसे मैं जानता हूँ। नहीं तो आज मैं भी इंजीनियर होता। चलिए यही समझ लीजिए कि हम दोनों की बदकिस्मती ने ही हम लोगों को मिलाया है। आप अगर इंजीनियर होते तो शायद हमारी शादी नहीं होती। भाई के पास इतना पैसा नहीं था। मेरी बात शायद उन्हें थोड़ी सी राहत दे गई। उनकी खोई आंखों में चमक लौट आई। उस सुबह ने मुझे भी एक सुखद मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस क्षण से मेरी मानसिकता ही बदल गई। यह शादी मैंने मजबूरी में स्वीकार की थी, पर पति के इस रहस्योद्घाटन ने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दे दिया। अब तक मैं प्यार की पीड़ा से ही परिचित थी। प्यार पाने का आनंद क्या होता है, यह पहली बार जाना। कोई मुझे इतना चाहता है, इतने सालों से चाहता है, यह सोच सोच कर मैं पुलकित होती रही। जिंदगी से जो भी गिले शिकवे थे सब दूर हो गए। इस नई अनुभूति ने मुझे एक नई जीवन दृष्टि दी। मेरे मन में उस गृहस्थी के प्रति एक ममत्व, एक अपनत्व जाग उठा। 2 दिनों तक लगातार खटकर मैंने उनके ब्रह्मचारी आश्रम के काया पलट कर दी। सारे घर को धो पोंछ कर चमका दिया। किचन को जरा तरतीब दी। जो भी सामान था करीने से लगाया। बिस्तर पर नई कढ़ाई वाली चादर बिछा दी। खिड़कियों के लिए नए पर्दे, कुर्सियों के लिए नए कुशन खरीदे। पाँव पोछ तक मैंने बदल डाला। वे विस्मय, वे मुग्ध नज़रों से मुझे देखते रहते, जैसे उन्हें अपनी आँखों पर, अपने भाग्य पर विश्वास न आ रहा हो। जाने से पहले धोबी घाट लगाकर मैंने उनके सारे कपड़े धो डाले। खुद बैठकर प्रेस किए। कपड़े रखते हुए संदूक की तलहटी में रखी पासबुक पर मेरी नज़र पड़ी। उत्सुकतावश मैंने उसे उठा लिया। मन में एक अपराध बोध तो था, पर मैंने मन को समझा लिया कि यह किसी तीसरे व्यक्ति की तो नहीं है, मेरे पति की पासबुक है। उसे खोलने का मेरा हक बनता है। खोलकर देखा, मात्र 500 शेष थे। पिछले 1.5 महीने में करीब 50,000 की राशि समय समय पर निकाली गई थी। जाहिर है शादी का जो भी थोड़ा बहुत खर्च था इन्होंने ही किया होगा। और मसूरी की वह शाही ट्रिप, मैं तो पता नहीं क्या सोच बैठी थी। यह तो घर आकर पता चला कि ये आदमी कितना फटेहाल है। न रसोई में 4 बर्तन थे, न ढंग की 4 कुर्सियाँ थीं, न कपड़ों के लिए अलमारी थी, न फ्रिज था। एक ब्लैक एंड वाइट टीवी जरूर था। फिर भी उस घर से एक रिश्ता जुड़ गया था। जाते हुए मन उदास हो आया था, पर जब उनका भी बैग तैयार होने लगा तो मैं चौंकी। आप कहाँ चल दिए? तुम्हें टैक्सी में अकेले कैसे भेज दूँ? पर टैक्सी में जाने की ज़रूरत क्या है, इतनी बसें तो चलती हैं। चलो अच्छा बस में ही चलते हैं। नहीं, आप नहीं आएंगे। बेकार छुट्टियां बर्बाद करने से फ़ायदा। अभी तो साल भर 30 त्योहार चलते रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा, फिर परेशानी होगी। नहीं, आप साथ नहीं आएंगे।
कल ही ज्वाइन किया है और आज फिर छुट्टी लेंगे, अच्छा लगेगा? बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रोका। तब से बराबर रोकती ही आ रही हूँ, हर बात पर टोकती रहती हूँ, बात बात पर जताती रहती हूँ कि मैं कोई विशिष्ट अतिथि नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। हर बार मेरे लिए किसी विशेष आयोजन की ज़रूरत नहीं है। उनके उफनते उत्साह को बांधना बहुत मुश्किल काम है, पर यह कठोर कर्तव्य मुझे हर बार करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बबलू को प्रॉमिस किया था, ये सुबह 5 बजे ही लदे फदे पहुंच गए थे। मिठाई, खिलौने, ड्रेस, बबलू की तो ऐश हो गई थी। फिर हम दोनों ने मिलकर घर सजाया, रिटर्न गिफ्ट तैयार किए, बच्चों के लिए छोटे मोटे गेम्स भी तैयार किए। बीच बीच में मेरा रसोई में और उनका बाजार में चक्कर लगता रहा। 5 बजे सब कुछ एकदम तैयार था। 6 बजे से बच्चे आना शुरू हो गए। 9 बजे तक हंगामा चलता रहा। हम दोनों बच्चों को देख देख कर खुश होते रहे। बबलू के जन्मदिन पर हर साल ऐसा ही हंगामा होता है। उस समय वे किसी की नहीं सुनते, मुझसे कहते हैं, देखो तुम्हारी हर बात मैं मान लेता हूँ, पर इस काम के लिए टोका मत करो। साल में एक बार मुझे अपने मन की सी कर लेने दो। मेरे बहुत से अरमान हैं, उन्हें खुलकर निकल जाने दो। उनका अतृप्त बचपन कभी उनका पीछा नहीं छोड़ता। रात बबलू अपने उपहार खोलने में व्यस्त था और मैं बिखरा घर समेट रही थी कि मैंने देखा ये जूते बांध रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? और क्या, ऑफिस में ऑडिट चल रहा है। बड़ी मुश्किल से बॉस को एक दिन के लिए पटाकर आया हूँ। हमारी बातचीत से बबलू का ध्यान बटा। वह दौड़कर आया और पापा के गले में झूलता हुआ बोला, पापा आप फिर जा रहे हैं? गंदी बात, आप अपना ऑफिस यहाँ क्यों नहीं ले आते? ले आएंगे बेटा, भगवान ने चाहा तो दिवाली तक मेरा ऑफिस यहीं आ जाएगा। मतलब? मैंने पूछा। मतलब कुछ नहीं, ट्रांसफ़र के चांसेस हैं। पिछला खड़ूस बॉस चला गया है ना, ये नया वाला ज़रा कंसिडरेट है। उसने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है। अब देखो कब तक होता है। आप एप्लीकेशन वापस ले लीजिए। क्यों? बड़ी मुश्किल से तो। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। वे कुछ क्षण तक मुझे घूरते रहे। उनके चेहरे पर कई रंग आए और गए। मुझे डर लगा कहीं वे कुछ गलत न सोचने लगे, इसीलिए जल्दी से स्पष्टीकरण दे डाला। सुनिए, वो अपनी क्लास में रवि माथुर था ना, वह यहाँ कलेक्टर बनकर आ गया है। तो मैं नहीं चाहती आप अपने क्लास फेलो के मातहत काम करें। पागल हुई हो? कलेक्टर से भला मेरा क्या लेना देना? फिर भी वह जिले का राजा होता है, कभी तो सामना हो सकता है। इस हिसाब से तो तुम भी उसकी प्रजा में शुमार हो, तो तुम अपना ट्रांसफ़र करा लो। फिर कल को उसकी वहाँ पोस्टिंग हो गई तो फिर कहीं चल देंगे। बबलू बारी बारी से हम दोनों के चेहरे देख रहा था। जब उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो वो वापस जाकर खिलौनों में उलझ गया, पर उसका ध्यान उचट गया था। वह बार बार नज़र उठाकर हमें देख रहा था, हमारी बातें समझने की चेष्टा कर रहा था। अश्विनी, वे गंभीर स्वर में बोली, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ये मास्टरी तुम्हें फपती नहीं है। तुम एक बाबू की बीवी बनने लायक नहीं हो। तुम्हें तो किसी अफसर की बीवी बनना चाहिए था। देखिए, अगर मेरे भाग में अफसर की बीवी बनना लिखा होगा तो किसी दिन आप भी ऑफिसर बन जाएंगे। पर भगवान के लिए बार बार ऐसी बातें मत किया कीजिए। वे एक फीकी हंसी हंसती। मेरी तो कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही, पर तुम्हारे लिए ज़रूर लगता है। काश मैं कोई कायदे का आदमी बन पाता। कायदे के आदमी और कैसे होते हैं? मैंने उनके कंधे पर सिर रखकर कहा। हमें उस मुद्रा में देखकर बबलू भी पास खिसक आया था। मैंने उसे थपथपाते हुए कहा, एक फूल सा बच्चा, एक प्यार करने वाला पति। सच मानिए, औरत को इससे अधिक कुछ भी दरकार नहीं होता।